हेलो स्टूडेंट, मैं जितेश जोगी फिर से लेके आया हूँ अपनी चैप्टर 5। चैप्टर 5 की फर्स्ट क्लास है, तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे डीसी परिपथ। डीसी परिपथ उसमें कुछ नियम होते हैं वो पढ़ेंगे। तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ रहे हैं डीसी परिपथ चैप्टर 4। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि डीसी परिपथ के अंदर जितने भी अपने परिपथ बनते हैं क्या क्या काम में आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ डीसी परिपथ। तो अपना टॉपिक मैंने लिख दिया है, चैप्टर का नाम लिख दिया है डीसी सर्किट एंड रिलेटेड लॉ। तो सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ क्या क्या होता है। देखो, सबसे पहले हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो विद्युत धारा होती है वो दो प्रकार की होती है। एक नंबर तो होती है कौन सी, एसी, और नंबर 2 होती है डीसी। ठीक है, तो जो एसी विद्युत धारा पे जो परिपथ काम करते हैं उसे बोलते हैं एसी परिपथ, और जो परिपथ डीसी पे काम करेंगे उसे बोलते हैं डीसी परिपथ। दूसरी बात करूं तो मैं, अगर देखो मैंने परिभाषा दी थी कि एक ही दिशा में कार्य करने वाली विद्युत धारा उसे कहते हैं डीसी परिपथ। और डीसी परिपथ इसी से के मान से ज्ञात कर सकते हैं कि डीसी धारा पे काम करने वाले परिपथ का नाम पड़ गया डीसी परिपथ। अब जो परिपथ इनके अंदर इंपॉर्टेंट मान होता है वो होता है प्रतिरोध का मान। किसका मान होता है? प्रतिरोध का, जिसे बोलते हैं रेजिस्टेंस, और हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध रेजिस्टेंस। अब देखो, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को तो कहते हैं विद्युत धारा, और जो एसी पे काम करते हैं उसे एसी विद्युत धारा, डीसी पे डीसी विद्युत धारा। अब रेजिस्टेंस, अगर प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध का हम देंगे क्या होता है कि आवेश प्रवाह में उत्पन्न बाधा को कहते हैं प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस होता है उसको लिखा जाता है किससे? कैपिटल आर से। किससे लिखते हैं? कैपिटल आर से। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम। क्या होता है? ओम। आगे हम पढ़ेंगे लॉ में कि ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम किसने दिया था, किस प्रकार होता है, कैसे सोल्व करते हैं, कैसे इसकी जो सूत्र होते हैं वो होते हैं। तो इसको लिखते हैं आर से, और इसका मात्रक होता है ओम। और ओम को जो लिखने का तरीका वो होता है ये ओम का मात्रक है। ठीक है, ये होगा रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का जो मान है, जो उसकी मापने की सीमाएं हैं, वो किस किस से करते हैं? जैसे व्हीट स्टोन ब्रिज से कर दी, व्हीट स्टोन ब्रिज, या फिर मैं कह दूं मल्टीमीटर के द्वारा भी कर सकते हैं, मल्टीमीटर। या फिर मैं कह दूं जो पोस्ट ऑफिस बॉक्स है उससे भी हो सकता है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। तो ये इंट्रो था, ये मैंने आपको दे दिया। अब इसके बाद में जो है वो हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला अपना टॉपिक आता है विद्युत परिपथ। क्या होता है वो सुनिए। तो देखो, मैंने सबसे पहला टॉपिक लिया अपना विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या कहते हैं नोट कर सकते हैं, मैंने परिभाषा लिख दी है कि विद्युत धारा प्रवाह के लिए, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग विद्युत परिपथ कहलाता है। तो दोबारा सुनो, विद्युत प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग विद्युत परिपथ कहलाता है। और जो हमने वैद्युतिक अवयव, वैद्युतिक घटकों की जो बात की थी वो कौन से होते हैं? प्रतिरोधक होता है, प्रेरक होता है, और संधारित्र होता है। अब विद्युत परिपथ है वो कई प्रकार के होते हैं अपने सिलेबस में, जैसे श्रेणी परिपथ है, समांतर परिपथ है, मिश्रित परिपथ है। ये क्या क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिए। तो देखो, मैंने अभी बात की थी विद्युत परिपथ की, वैद्युतिक परिपथ की। तो ये होते हैं 3 प्रकार के। नंबर 1 लिखा है मैंने श्रेणी परिपथ, इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज सर्किट। नंबर 2 है समांतर परिपथ, इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल सर्किट। एंड नंबर 3 है मिश्रित परिपथ। मिश्रित परिपथ मतलब इसमें समांतर भी होंगे और श्रेणी भी होगा। अब इसकी बात करेंगे नंबर 1 की, श्रेणी परिपथ। तो क्या होता है दोस्तों, श्रेणी परिपथ क्या होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसके अंदर क्या होते हैं कि कोई भी प्रकार के अवयव जोड़ेंगे, तो जैसे मानो हमने 4 अवयव जोड़े हैं, तो कैसे कहेंगे इसकी परिभाषा? किसी प्रथम अवयव का दूसरा सिरा दूसरे अवयव के पहले सिरे से, और दूसरे अवयव का दूसरा सिरा तीसरे अवयव के पहले सिरे से, और तीसरे अवयव का दूसरा सिरा चौथे अवयव के पहले सिरे से। तो ये हो गया श्रेणी परिपथ।
होता क्या है मैं आपको लिख के बताता हूं, तो ध्यान से देखिए। तो देखिएगा मैंने लिखा है श्रेणी परिपथ की बात करें तो अभी मैंने बताया है कि जब अलग अलग अवयव, मतलब अवयव कौन से जो प्रतिरोध प्रेरक संधारित्र लिए थे वो अलग अलग प्रकार के, तो उसमें हमने लिखा जब अलग अलग अवयव अनुक्रम मतलब श्रेणी क्रम कंटिन्यूस जुड़े हुए तो उसे बोलेंगे श्रेणी परिपथ। अब जैसे मैंने दो अवयव लिए, जैसे दो प्रतिरोध लिए, तो उसमें क्या लिखा है, पहले अवयव का दूसरा सिरा दूसरे अवयव के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो यह तो हो गया तुम्हारा श्रेणी परिपथ। अब इस परिपथ की खास बात है तो आप लिख सकते हैं नोट लगा के भी कि इस परिपथ में धारा प्रवाह के लिए केवल एक ही पाथ, एक ही रास्ता होता है। दूसरी बात करूं, इस परिपथ में धारा जो होती है वो एक समान होती है। तो ये हो गया श्रेणी परिपथ। इसका डायग्राम जो होता है मैं आपको उतार के दिखाता हूं। तो देखो मैंने डायग्राम बनाया है, ये R1 है, ये R2 है, ये अपनी वोल्टेज दे रही है बैटरी है, इसका प्लस सिरा, ये इसका माइनस सिरा। तो ये हो गया अपना प्रथम सिरा R1। देखो इसका जो दूसरा सिरा है, मतलब पहला सिरा तो ये हो गया, इसका दूसरा सिरा ये हो गया, और ये है R2 मतलब दूसरा अवयव, इसका पहला सिरा तो ये है और दूसरा सिरा ये। अब देखो प्रथम अवयव का दूसरा सिरा दूसरे अवयव के प्रथम सिरे से जुड़ा है, तो ये हो गया श्रेणी परिपथ। इसका डायग्राम ये है, आप उतार लीजिए। अब हम नंबर 2 पढ़ते हैं समांतर परिपथ। तो देखिए मैंने लिखा है समांतर परिपथ, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल सर्किट। किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए, जब दो या दो से अधिक अवयव, देखो जब दो या दो से अधिक अवयव एक स्रोत वोल्टेज के साथ जुड़े हो तो वो कहलाता है समांतर परिपथ। अब इसकी खास बात क्या है, देखो इस परिपथ में अलग अलग तो होती है ब्रांचेज मतलब शाखाएं। नेक्स्ट है, इस परिपथ में वोल्टेज जो होती है वो एक समान होती है। नेक्स्ट है, इसका प्रयोग है वो आप देख सकते हो, जो घरों में हम वायरिंग करते हैं उसके अंदर कौन सी वायरिंग है, समांतर परिपथ वाली, तो समांतर वायरिंग हेतु घरों में किया जाता है। अब इसका जो डायग्राम है वो आप गौर से देखिए। देखो मैंने डायग्राम बनाया है, ये तो R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये वोल्टेज के लिए हमने जोड़ दी बैटरी, ये इसके अलग अलग शाखाएं होगी, ये इसका R1 है, इसका R2 R3। तो कहने का मतलब दूसरी शाखा समझे तो जितने भी प्रकार के अवयव लगाए हैं उनके प्रथम सिरे तो एक जगह और द्वितीय सिरे एक जगह, वो कौन सा परिपथ कहलाता है, समांतर परिपथ। ये हो गया तुम्हारा समांतर परिपथ। अब इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे मिश्रित सम। तो देखिए ये होगा तुम्हारा मिश्रित परिपथ, जिसे बोलते हैं श्रेणी समांतर परिपथ। तो देखो जब हमें एक समान धारा चाहिए थी तो हमने बना लिया था श्रेणी परिपथ, और जब हमें एक समान वोल्टेज की आवश्यकता थी तो हमने बना लिया समांतर परिपथ। और जब हमें भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग प्रकार की धारा तथा वोल्टेज की आवश्यकता होती है तो एक परिपथ बनाया जाता है जिसे बोलते हैं मिश्रित परिपथ या श्रेणी समांतर परिपथ। तो यही लिखा है मैंने कि कुछ परिपथ ऐसे होते हैं जिनमें भिन्न भिन्न धारा तथा वोल्टेज की आवश्यकता होती है, इसलिए इस परिपथ का निर्माण किया जाता है। अब इसका डायग्राम क्या होता है वो आप देखिएगा। तो देखिए मैंने डायग्राम बना दिया है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। इस परिपथ में जो है वो काम करेगी I1, इसमें करेगी I2, ठीक है।
ये हमने जोड़ दिया सप्लाई के लिए वोल्टेज, ये इसका प्लस सिरा, ये इसका माइनस सिरा, ये इसका ए सिरा, ये इसका बी सिरा। तो ये हो गया मिश्रित संयोजन। अब इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपना टॉपिक है, वो है गुण के आधार पर विद्युत परिपथों की किस्म। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के और परिपथ होते हैं, तो वो अलग है, अपने सिलेबस में है, और मैं कुछ नए तरीके से बता रहा हूँ। जैसे तुम्हारे सिलेबस में बात करो तो समांतर और श्रेणी नेटवर्क के आधार पर लघु व बंद परिपथ ये बताया, लेकिन मैं आपको अलग तरीके से बता रहा हूँ। तो इसके आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है, जैसे बात करूं बंद परिपथ, दूसरा है खुला परिपथ, नेक्स्ट है 3 नंबर अर्थ परिपथ। ठीक है, तो ये अपने बात करेंगे। नेक्स्ट है 4 नंबर लीकेज परिपथ। तो ये हम पढ़ेंगे एक एक करके क्या क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो मैं नंबर 1 की बात करूंगा, बंद परिपथ। तो देखो मैंने नंबर 1 लिख दिया है बंद परिपथ, और नंबर 2 अपना खुला परिपथ। अब नंबर 1 है बंद परिपथ किसे कहते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जिस परिपथ में उपभोक्ता युक्ति में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो उसे बोलते हैं खुला परिपथ। मतलब वह परिपथ जिसमें से उपभोक्ता युक्ति में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो उसे क्या बोलेंगे, बंद परिपथ। इसका एग्जाम्पल है प्रकाशित लैंप का जो स्विच ऑन होता है, वो इसका एग्जाम्पल है। नंबर 2 है खुला परिपथ। खुला परिपथ की बात करूं मैं, वह परिपथ जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो, मतलब विद्युत धारा जो है प्रवाहित नहीं होती है, और जिसका प्रतिरोध अनंत होता है। ये याद रखने की बात है कि जो खुला परिपथ है उसका प्रतिरोध होता है, कितना होता है, अनंत होता है। तो उस परिपथ को क्या बोलते हैं, खुला परिपथ। इसका एग्जाम्पल है लोड रहित जनरेटर, एक ही बात है। अब इसमें एक नोट लगाया तो थोड़ा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन भी बनता है कि इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह का जो मान होता है वो 0 होता है, 0 होता है। तो ये हो गया बंद परिपथ, खुला परिपथ। अब अपना नेक्स्ट है अर्थ और लीकेज। देखिए स्टूडेंट, अब अपना नेक्स्ट था लघु परिपथ। लघु परिपथ किसे कहते हैं, यदि किसी परिपथ में, कोई भी परिपथ है उसमें फेज तार, न्यूट्रल अथवा अर्थ तार के संपर्क में आ जाए तो परिपथ का फ्यूज उड़ जाता है। तो कहने का मतलब कोई फेज तार है, वो अर्थ या न्यूट्रल के संपर्क में आ जाएगा तो जो फ्यूज है वो उड़ जाएगा। तो उसमें से क्या होगा, विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो रुक जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा परिपथ कहलाता है लघु परिपथ। अब नंबर लास्ट है अपना लीकेज परिपथ। लीकेज परिपथ से क्या समझते हैं, तो सुनो, यदि किसी परिपथ में फेज तार जो होता है वो उपकरण की बॉडी पर या नम दीवार पर या कंड्यूट पाइप कौन सी, लोहे की, या अर्थ तार या न्यूट्रल लाइन को स्पर्श कर लेता है तो विद्युत धारा का कुछ अंश युक्ति में पहुंच नहीं पाता है। तो ऐसा परिपथ कहलाता है लीकेज परिपथ। तो ये दोनों चारों प्रकार के हो गए हैं अपने पास, बंद, खुला, लघु और लीकेज। अब इसके बाद में हम नया टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए अब अपना सबसे इम्पोर्टेंट, जो अपनी बुक का सबसे इम्पोर्टेंट जो नियम है, जो रूल है, वो आ रहा है, उसका नाम है ओम का नियम। अब सबसे पहले ओम का नियम क्यों बनाया गया था, किसने बनाया था, मैं आपको बता। तो ओम का नियम था, वो एक वैज्ञानिक हुए थे, सर जी एस ओम।
GS, सर जॉर्ज साइमन, जॉर्ज साइमन, साइमन ओम, फुल फॉर्म इसकी है जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने सन 1827 में डीसी परिपथों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, वोल्टेज तथा प्रतिरोध में एक संबंध स्थापित किया था, व्यक्त किया था, जिसलिए इसका नाम पड़ा था ओम का नियम। अब ये ओम का नियम क्या होता है तो ध्यान से सुनिएगा। तो ओम का नियम क्या होता है थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, साथ साथ में आप ध्यान देके सुनो और नोट भी कर सकते हो। तो क्या होता है, नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी बंद डीसी परिपथ में प्रतिरोधक के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान के समानुपाती होता है। तो V समानुपाती होता है किसके, I के। तो एक बार आप दोबारा सुन सकते हैं या मैं फिर नोट ही कर देता हूं, तो आप ध्यान से देखिएगा। देखो ध्यान से देखना, मैंने लिखा है कि नियत तापमान मतलब उसका तापमान भी क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए, और नियत भौतिक परिस्थितियों, उसकी जो परिस्थिति है वो भी क्या होनी चाहिए, भौतिक परिस्थिति होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए, में किसी बंद डीसी परिपथ में किसी प्रतिरोधक के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। और सूत्र लिखा है मैंने V समानुपाती I है, तो V बराबर हमने लिखा IR, R इसमें क्या है कांस्टेंट या मैं बोल दूं प्रतिरोध। तो दोबारा सुनो, नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी बंद डीसी परिपथ में किसी प्रतिरोधक के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर उसमें से प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। इसका सूत्र होता है V बराबर IR, और V बराबर IR है वो आप एक ट्रायंगल या त्रिभुज से भी समझ सकते हैं, जिसके द्वारा आप वोल्टेज या विद्युत धारा या प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो वो क्या होता है देखिएगा, मैं बना रहा हूं। तो देखो एक त्रिभुज बनाया है, त्रिभुज को हमने 3 भागों में और बांट लिया। ऊपर वाला है V, उसके नीचे वाला है फर्स्ट I और दूसरा है R। तो V बटे IR, तो इसके द्वारा आप ज्ञात कर सकते हो। कोई परिपथ दे रखा है, उसमें आपको बोल दे कि इसका प्रतिरोध ये है, इसका वोल्टेज ये है, तो I ज्ञात करो, मतलब धारा ज्ञात करो। देखो धारा I तो बराबर हो जाएगी, और ऊपर क्या है V, तो V और नीचे क्या बट्टे में R, तो I बराबर V बट्टे R। और अगर आपको R पूछ रहा है, प्रतिरोध पूछ रहा है, तो V बट्टे I, और अगर आपको V पूछ रहा है तो V बराबर I गुणा R। तो ये त्रिभुज से आप समझ सकते हो। इसके बाद में अपना नेक्स्ट, तो देखिए नेक्स्ट अपना ओम के नियम का प्रतिपादन। तो सबसे पहले आप एक डायग्राम से समझे ओम का नियम कैसे होता है। तो मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसमें देखो ये जो है रियोस्टेट है, वेरिएबल रजिस्टर है, फिर ये प्रतिरोध रजिस्टर है, फिर ये एमीटर है, फिर ये स्विच है, ये बैटरी है वोल्टेज के लिए, और मैंने इस प्रतिरोध में एक जोड़ा है वोल्ट मीटर। तो ये हो गया इसका डायग्राम। तो ये आपको प्रैक्टिकल में भी बहुत काम आने वाली बातें हैं। अब इसके बाद में ओम का नियम का जो अनुप्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो अनुप्रयोग लिखा है मैंने। तो ओम का नियम का जो अनुप्रयोग है वो किसी भी परिपथ में प्रतिरोध, धारा, वोल्टेज इत्यादि ज्ञात करने के लिए कार्य में लिया जाता है। नेक्स्ट मैंने एक नोट लगाया है, वो ध्यान देने के लिए बातें हैं कि यह नियम केवल धात्विक चालकों के लिए ही सत्य सिद्ध होता है। तो ये होगा तुम्हारा ओम का नियम का
प्रतिपादन। इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट, वो है किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ के नियम क्या होते हैं पहले मैं आपको बताता हूँ। एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था किरचॉफ। उन्होंने दो नियम बनाए थे। एक तो नियम था विद्युत धारा का नियम, तथा नंबर 2 था वोल्टेज नियम। तो उन्होंने दो नियम बनाए थे, धारा नियम और वोल्टेज नियम। तो ये क्या होते हैं वो सुनो। धारा का नियम, जो विद्युत धारा का नियम हो, वो क्या कहते हैं कि किसी बंद डीसी परिपथ में आने वाली धाराओं का तथा उससे संगम से जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग है वो तुल्य होता है, बराबर होता है। अब नेक्स्ट है वोल्टेज का नियम। तो वोल्टेज का नियम उन्होंने क्या समझा कि किसी डीसी परिपथ में किसी बंद लूप में कुल उपस्थित विद्युत वाहक बल उसकी प्रत्येक शाखाओं में वोल्टेज ड्रॉप के बीजगणितीय योग के तुल्य मतलब समान या बराबर होता है। तो ये दो नियम थे जो मैंने आपको बता दिए, मैं आपको लिख के समझाता हूँ। तो देखिए, देखो मैंने लिखा है पहला नियम विद्युत धारा का नियम। विद्युत धारा का नियम क्या कहता है, किसी परिपथ में किसी संगम की ओर आने वाली विद्युत धाराओं का योग संगम से दूर जाने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। तो ये होगा तुम्हारा पहला नियम। मतलब जो संगम की ओर आएगी तथा संगम की ओर जो जाएगी, उन दोनों का अगर हम कुल मान देखें तो बराबर होगा। तो ये मैंने एक नोड बनाया है, एक परिपथ बनाया है। तो ये इसका हो गया संगम भाग जो 0 से स्टार्ट होता है। देखो अब इसमें मैंने देखो I1, I2, I3, I4, I5 ये धाराएं दिखा दी। अब देखो इसमें जो आने वाली विद्युत धारा है, तो ध्यान से देखिए आने वाली विद्युत धारा है तो संगम की ओर ये आ रही है, I2 आ रही है तथा जो I1 है वो भी आ रही है। तो मैंने लिखा है I1 प्लस I2। अब नंबर 2 क्या कहता है कि संगम से दूर जाने वाली विद्युत धारा। तो संगम से दूर जाने वाली विद्युत धारा ये I3 है, दूर जा रही है, I4 भी दूर जा रही है और I5 भी दूर जा रही है। तो अपना सूत्र बन गया I1 प्लस I2 बराबर हो गया I3 प्लस I4 प्लस I5। ये हो गया अपना किरचॉफ का धारा नियम। अब नंबर 2, तो अब अपना नंबर 2 का जो नियम है किरचॉफ का, वो है वोल्टेज का नियम, जो मैंने स्टार्ट में बता दिया था। तो आप नोट कर सकते हैं, किसी बंद डीसी परिपथ के किसी बल में आरोपित ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग उस लूप की प्रत्येक शाखा में हुए वोल्टेज ड्रॉपों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। तो इसमें मैंने सूत्र लगाया है सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर। और देखो ई क्या है, विद्युत वाहक बल मतलब वोल्टेज। तो मैंने चेंज कर दिया उनके नियम से, सिग्मा वी बराबर सिग्मा आई आर। तो ये हो गया वोल्टेज का नियम। अब ये आप चित्र से भी समझ सकते हो, तो ध्यान से देखिए। तो देखिए मैंने एक चित्र बनाया है, तो ध्यान से देखिए। ये चित्र है, मैंने इसमें जोड़ा है, ध्यान से देखिए। V1, V2, V3, V4, V5 ये अपना चित्र हो गया वोल्टेज के नियम के अनुसार। इसमें मैंने लिखा है, बताया था आपको, उसमें उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों का योग तथा उसमें प्रत्येक शाखा में होने वाले वोल्टेज ड्रॉपों का जो बीजगणितीय योग है वो तुल्य होता है। तो देखो मैंने इसमें लिखा है V1 प्लस V4, V1 प्लस V4 बराबर कर दिया मैंने किसके, V2 प्लस V3 प्लस V5। तो ये होते हैं दो प्रकार के किरचॉफ के नियम जो डीसी जटिल परिपथों को सोल्व करने के लिए, सरल करने के लिए ज्ञात किए जाते हैं। इसलिए किरचॉफ ने दो नियम प्रतिपादित किए थे, नंबर 1 धारा नियम, नंबर 2 वोल्टेज नियम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक।
अब अपना जो नेक्स्ट है वो है, मैं आपको एक सवाल बता रहा हूं, ओम के नियम से सिद्ध कैसे करते हैं। कि एक चित्र बनाया है मैंने, इसमें जो आर का मान है वो 15 ओम है और उसमें जो वोल्टेज सप्लाई आ रही है वो कितनी आ रही है, 230 वोल्टेज। तो मैंने लिखा है आर बराबर है 15 ओम, वी बराबर है 230 वोल्टेज, तो आई का मान ज्ञात करना है। तो मैं आपको सोल्व करके दिखा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो लिखेंगे, देखो ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। अब अपने पास V का मान जो कितना है 230, I का मान हमें दे नहीं रखा और R का मान कितना है 15, ठीक है। I का मान अपने पास है नहीं। अब देखो I को तो मैं रख लू यहाँ का यहाँ और 15 इसके है गुणा में, अगर 15 बराबर के इधर जाएगा तो वो आ जाएगा भाग में। तो देखो I बराबर 230 बटे 15, आई बराबर 230 बटे 15। अब मैं अगर भाग दू 230 में 15 का तो लगभग समथिंग आएगा 15.3333 ऐसा कुछ आएगा। और आई का मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि आई मतलब विद्युत धारा, और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। तो इसके लास्ट में लगा देंगे एम्पियर, और अगर आपने एम्पियर नहीं लगाया तो सिंपल सी बात है वो गलती है, वरना आपको क्वेश्चन जो आएंगे आपके उसमें आपको एम्पियर मिलेगा। तो ये हो गया लगभग समथिंग जो है वो अपना आएगा 15, तो आई का मान हो गया 15। तो ये हो गया अपना ओम का नियम, समझा भी दिया है। तो आज हमने अपने चैप्टर की क्लास फर्स्ट कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट क्लास आएगी, इसी चैप्टर की क्लास 2 आएगी, उसमें हम पढ़ेंगे प्रतिरोध के बारे में, प्रतिरोध के नियम के बारे में, चालकता है, विशिष्ट चालक, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन प्रतिरोध है वो सारणी भी आपको सिंपल तरीके से याद करनी समझाएंगे। तो आज की अपनी जो क्लास फर्स्ट थी वो यहीं पर समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास 2 में। तो मैं जितेश जोगी आज यहीं पर अपनी जो क्लास फर्स्ट थी उसको समाप्त करता हूं, और आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप हमेशा मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, उसमें कमेंट कर रहे हैं, उसको सब्सक्राइब भी किया है आपने, उसको शेयर भी कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप मेरा उत्साह ऐसे ही बढ़ाते रहे, जिससे मैं आपको नए नए वीडियो अच्छी तरह से समझाता रहूंगा। तो मैं जितेश जोगी अपनी क्लास यही समाप्त करके आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। थैंक यू वेरी मच, बाय। अब मिलेंगे अपनी क्लास